शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई को अजमेर यात्रा प्रस्तावित है। यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी कार्यालय में वॉर रूम तैयार कर लिया है। शहर और देहात के कार्यकर्ता वॉर रूम में 24 घंटे काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के द्वारा रोजाना प्रधानमंत्री के शॉर्ट वीडियो तैयार किए जा रहे हैं। वीडियोस को व्हाट्सएप पर बनाने के लिए 2000 अलग अलग ग्रुप्स में भेजकर लोगों को बुलाया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री की आम सभा को लेकर बड़े स्तर पर प्रचार भी कार्यकर्ता कर रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की सभा में शामिल हो सके, इसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 31 मई को अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में आम सभा आयोजित की जाएगी। यात्रा को लेकर राजस्थान बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई है। अजमेर शहर भाजपा के अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभाग स्तरीय जनसभा को लेकर बीजेपी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो चुकी है। सोशल मीडिया संयोजक अनिल आसनानी के नेतृत्व में 15 से 20 कार्यकर्ताओं की टीम वॉर रूम में लगाई गई है, जिनका यही काम है कि 24 घंटे सोशल मीडिया पर एक्टिव हो सके। अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए गए हैं। संगठन के साथ ही MP, MLA और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में सोशल मीडिया की टीम द्वारा प्रधानमंत्री की सभा को लेकर इनविटेशन वीडियो और फोटो भेजकर आमंत्रित किया जा रहा है। शहर अध्यक्ष ने बताया है कि सोशल मीडिया की टीम नरेंद्र मोदी के जगह जगह हुए संबोधन के 30 से लेकर 1.5 मिनट तक के शॉर्ट वीडियो तैयार कर रही है। सभी शॉर्ट वीडियो को बीजेपी सोशल मीडिया हैंडलर पर अपलोड करके सभी को आमंत्रित करेगी। इसके साथ ही विशेष टेक्नोलॉजी वाली IVR तकनीक को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें करीब 4 लाख लोगों को इंटरनेट के माध्यम से कॉलिंग करके बुलाया जा रहा है। रोजाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की व्हाट्सएप की DP भी बदलवाई जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को एक्टिव कर दिया गया है सोशल मीडिया पर। 31 मई को प्रधानमंत्री अजमेर यात्रा पर आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से है। वॉर रूम में बैठे कार्यकर्ता 45 विधानसभाओं में कॉलिंग कर रोजाना प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़े कार्यक्रमों का फीडबैक ले रहे हैं। इसके साथ ही कौन कितनी बस लेकर आएगा और इस पर भी तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। कुल मिलाकर अजमेर से बीजेपी का चुनावी शंखनाद हो जाएगा और PM मोदी अजमेर आ रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले पासा पलट गया है। जी हाँ, CM गहलोत ने पासा पलट दिया है। कल ही राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी, CM गहलोत, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट और KC वेणुगोपाल जो कांग्रेस के महासचिव है, इन्होंने 4 घंटे तक मीटिंग की और मीटिंग के बाद जब बाहर आए तो मीडिया से मुखातिब होते हुए वेणुगोपाल ने कहा कि दोनों साथ लड़ेंगे और साथ जीतेंगे। हालांकि इस दौरान CM गहलोत और सचिन पायलट के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दोनों की खामोशी इख्तियार कर रखी थी। गौरतलब है कि साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ही अब तक 9 बार कांग्रेस हाईकमान गहलोत और पायलट के बीच युद्ध विराम करा चुके हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर हालात बिगड़ जाते हैं। हालांकि इस बार पार्टी का दावा है कि उन्होंने परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया है। वेणुगोपाल कहते हैं कि दोनों नेता एक साथ लड़ेंगे और बीजेपी को पटक नहीं देंगे। गहलोत और पायलट दोनों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है। ये भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त लड़ाई होगी और हम राजस्थान में जीतेंगे। भाजपा बैकफुट पर आ गई है। पहले ये सोचा जा रहा था कि पायलट अपनी अलग पार्टी खोलेंगे तो कांग्रेस कमजोर हो जाएगी, लेकिन सचिन पायलट ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा तो खोला था, यात्रा भी करी थी, अनशन भी किया था, अल्टीमेटम भी दिया था। लेकिन ये वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो कांग्रेस से दूर जाते हैं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। हालांकि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों को लेकर काफी मांग रखी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर राहुल गांधी ने दोनों को समझाया बैठाकर, और पता नहीं ऐसा क्या हुआ उस 4 घंटे की बैठक में। इसे आप गहलोत साहब की जादूगरी कह लीजिए या फिर सचिन पायलट की मजबूरी, लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि उस बंद कमरे में हाईकमान और राहुल गांधी ने पायलट को ऐसा क्या लॉलीपॉप दिया कि वे दोनों हाथ उठाकर गहलोत साहब के साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार हो गए हैं। फिर जो भी हुआ समझौता हो गया है। राजस्थान वासियों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन बीजेपी के लिए बुरी खबर है। और बेनीवाल और तीसरे मोर्चे की उम्मीद लगाए लोगों के लिए तो दिल टूटने वाला मंजर है। ऐसे में अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है।
आने वाला वक्त बताएगा कि पायलट अपने इस मुद्दे पर कब तक कायम रहते हैं, ये सुलह कब तक कायम रहती है और आने वाले चुनाव में गहलोत क्या नया जादू दिखाते हैं। गहलोत और पायलट विवाद सुलझ गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे पचा नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने टिप्पणी करी है। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर कहा है कि मैं तो वही खिलौना लूंगा। मचल गया दीना का लाल किस्सा, कुर्सी के खेल का खिलौना किसको मिलेगा, यह दूर की कौड़ी है। 9वीं बार फिर उसी भाव भंगियों में दोनों नेता, वही आला कमान, वही किरदार, हर बार की तरह नतीजा शून्य ही आएगा। कांग्रेस के इन दोनों नेताओं में जारी मनभेद का इलाज आला कमान के पास भी नहीं है। हर बार की बात ही दोनों नेताओं के खिलखिलाते चेहरे के पीछे का असली रंग चुनाव के नजदीक आते ही दिख जाएगा। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि पायलट की खामोशी के पीछे एक तूफान है। राजस्थान में महंगाई राहत शिविर के दम पर गहलोत भले ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब सचिन पायलट का साथ मिलने के बाद असली चुनावी संग्राम शुरू हो जाएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव के बाद सचिन पायलट का मूड क्या रहता है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गजों की असली परीक्षा जब कांग्रेस इलेक्शन जीत जाएगी और मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाना होगा। इस तरह की स्थिति अभी कर्नाटक में उत्पन्न हुई थी, जब कांग्रेस आलाकमान नहीं चाहते थे कि राजस्थान में भी वही स्थिति पैदा हो, लेकिन उनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सचिन पायलट पूर्व डिप्टी सीएम जो है वो अपने मन में पता नहीं क्या क्या लेकर बैठे हैं। हाल ही में वेणुगोपाल भले उन दोनों के गहलोत साहब और उनके हाथ ऊंचे उठाकर उन्हें एक होने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों की चुप्पी और खामोशी ये बता रही है कि बहुत कुछ आने वाले टाइम में होगा। एक बड़ा खेला हो सकता है राजस्थान में। फिलहाल कांग्रेस ने राहत की सांस ली है, वही बीजेपी को इस मामले पर थोड़ी बैकफुट पर जाने की नौबत आ गई है, क्योंकि बीजेपी सोच रही थी कि पायलट या तो नई पार्टी बनाएंगे या उनकी टीम में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अब बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी होगी और देखा जा रहा है कि बीजेपी में वसुंधरा राजे को भी लगातार किनारे कर दिया गया है। तो ऐसे में पता नहीं उनकी नैया को कौन पार लगाएगा। फिलहाल तो कांग्रेस की नैया अब गहलोत और पायलट दोनों मिलकर पार लगाएंगे। राजस्थान में विवाद सुलझने के बाद अब मुख्यमंत्री ज्यादा हमलावर हो गए हैं। केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को घेरा है। नागौर में उन्होंने कहा है कि ये ओपीएस एक क्रांतिकारी फैसला है, केंद्र सरकार इसे स्वीकार नहीं कर रही, लेकिन हम इसे वापस नहीं लेंगे। ओपीएस के नारे हर राज्य में गूंज रहे हैं, दिल्ली तक ओपीएस की आवाज पहुंच रही है। गहलोत ने कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे हमारे राज्य विशिष्ट और शासन संबंधी मुद्दों पर बात करें, हमें धर्म और जाति के नाम पर गुमराह नहीं करने देंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने मोदी को चैलेंज दिया है कि वे राजस्थान के लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा हम विकास की राजनीति करते हैं जबकि वे धर्म की राजनीति करते हैं। हमने प्रदेश में 5 सालों में अनेक महाविद्यालय और शिक्षण संस्थान खोले, लोगों को मुफ्त में इलाज दिया। अब फैसला जनता पर है, जनता किसे चुनती है। गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी महंगाई राहत शिविर से परेशान है। पीएम हर जिले का दौरा कर रहे हैं, राजस्थान को महत्व दे रहे हैं, क्योंकि भाजपा की स्थानीय इकाई के पास कहने को कुछ नहीं है। उन्होंने कहा मैंने सुना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान बीजेपी को डांटा भी है कि उनके पास कुछ नहीं है, कोई चेहरा पेश नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए राजस्थान में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा कि राजस्थान के पास सिर्फ कुर्सी बचाओ योजना है। नेता सड़कों पर विद्रोह करते हैं लेकिन बाद में आकर सुलह कर लेते हैं। सीएम ने कहा कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन ये राजस्थान की जनता है जो कांग्रेस को निपटा देगी। राज्य में बेरोजगारी भ्रष्टाचार बढ़ी है, भत्ता देने का नाटक करता है, रोज नए पेपर लीक होते हैं, पेट्रोल पर वेट सबसे ज्यादा है। कुल मिलाकर दोनों ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं और देखना ये दिलचस्प होगा कि इस चुनावी समर में कौन जीतता है। फिलहाल तो राजस्थान में गहलोत पायलट एक होकर साथ लड़ने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली के अंदर सुलह करने के बाद शाम को पृथ्वीराज रोड पर राजस्थान हाउस के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना करते हुए गहलोत ने इसका शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि ऐतिहासिक राजस्थान हाउस का पुनर्निर्माण हमारी प्राथमिकता है। राजस्थान से दिल्ली आने वाले मेहमानों को यहाँ बेहतरीन मेहमान नवाजी और हाई क्लास सुविधाएं मिलेगी। इस राजकीय गेस्ट हाउस के पुनर्निर्माण में राजस्थान की कलात्मक स्थापत्य शैली का खूबसूरत तरीके से समन्वय किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दिल्ली के राजस्थान और बीकानेर हाउस
सहित प्रदेश के सर्किट हाउस और डाक बंगलों को महत्वपूर्ण भवनों को जीर्णोद्धार कर रही है। गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूती मिले और देश और संविधान के अनुसार चले, यही हमारी सोच चल रही है। इसी के अनुसार प्रदेश में अमीर गरीब के बीच खाई को दूर करने के लिए महंगाई राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने पानी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य सहित राज्य के चहुमुखी विकास में रिकॉर्ड कायम किए हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज और किसी राज्य में नहीं है बल्कि विदेशों में भी हमारे इस राजस्थान मॉडल को स्टडी किया जा रहा है। आवासीय आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने बताया है कि भवन के निर्माण की योजना में राजस्थान शैली के मूल तत्वों, वास्तुकला सामग्री के साथ प्रदेश की भावना और संस्कृति परंपरा को प्रमुखता से शामिल किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि नए राजस्थान हाउस की निर्माण योजना में ग्रीन कॉन्सेप्ट, वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का भी ध्यान रखा गया है। नई दिल्ली के लुटियंस जोन में 7050 वर्ग मीटर में बनने वाला नवीन राजस्थान हाउस दरअसल राजस्थान सरकार का एक राजकीय गेस्ट हाउस है जहां सरकारी लोग ठहरते हैं। नवीन राजस्थान हाउस में 2 बेसमेंट, भूतल और 6 फ्लोर का प्रावधान रखा गया है। भवन के बेसमेंट में एक शानदार पार्किंग भी बनाई जा रही है। मुख्य भवन में लॉबी, कैफेटेरिया, वेटिंग एरिया, डाइनिंग एरिया, फव्वारा, हैंगिंग झूमर, एट्रियम इत्यादि कई शानदार चीज़ों का निर्माण किया जाएगा। भवन की बाहरी दीवार पर धौलपुर वाला सैंडस्टोन क्लेडिंग किया जाएगा, यानी धौलपुर का पत्थर। प्रथम तल पर कॉन्फ्रेंस हॉल, पुस्तकालय और जिम बनेगा। छत पर टेरेस गार्डन, पार्टी हॉल और योगा कक्ष का भी निर्माण प्रस्तावित है। शिलान्यास समारोह में पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव, विधायक वाजिब अली, मुख्य सचिव उषा शर्मा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव कुलदीप रांका, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव दिनेश कुमार, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त सचिव श्रीजेश यादव सहित अन्य अधिकारी और आमजन मौजूद रहे। राजस्थान में जहां एक और कांग्रेस की कलह थमती नजर आ रही, वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट के अल्टीमेटम को लेकर भी सवालों का दौर जारी है। भले ही सुलह हो गई है, लेकिन पायलट की खामोशी एक आने वाले तूफान का संकेत है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि सचिन पायलट वो नेता है जो थोड़े दिन तक तो सुलह पर राजी रहते हैं और बाद में अपने बगावती तेवर दिखा देते हैं। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, महासचिव वेणुगोपाल सहित इन दोनों नेताओं ने 4 घंटे तक बैठक में अपने सारे मसले सुलझा लिए हैं। वेणुगोपाल ने मीडिया को जानकारी दी कि पार्टी एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया कि दोनों के बीच में क्या समझौता हुआ है। उधर सुलह समझौते प्रस्ताव के बीच 30 मई यानी मंगलवार की चर्चा जोरों पर है। दरअसल इसी दिन राज्य सरकार को गहलोत सरकार को सचिन पायलट ने अल्टीमेटम दिया था, जो पूरा हो रहा है कि वसुंधरा सरकार की कथित घोटालों की जांच और मौजूदा सरकार के पेपर लीक मामले पर अगर पारदर्शी जांच नहीं हुई तो वह एक जन आंदोलन करेंगी। हालांकि अल्टीमेटम वाले दिन से एक दिन पहले ही ये बैठक हो गई है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि सचिन पायलट आज क्या करेंगे, यानी उनका आंदोलन के प्रति क्या रुख रहेगा। क्या सुलह से वो सारी चीजें भूल जाएंगे जो उन्होंने उठाई थी। हाईकमान का दावा है कि गहलोत और पायलट के बीच सुलह हो गई है, लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम ने अब तक आंदोलन नहीं करने का ऐलान क्यों नहीं किया है। इसके अलावा चर्चा है कि अगर पायलट गहलोत साथ काम करेंगे तो जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने अनशन किया, जन संघर्ष यात्रा निकाली, उस पर कांग्रेस नेताओं का क्या रुख होगा। माना जा रहा है कि सचिन पायलट के अल्टीमेटम से पहले कांग्रेस की बैठक इसलिए भी तय की गई ताकि उन्हें मनाया जा सके। पायलट की यात्रा में लोगों की भारी संख्या को देखकर पार्टी टेंशन में आ गई थी। ऐसे में पार्टी चाहती थी कि 30 मई से पहले इनका सुलह हो जाए, इसीलिए पार्टी ने 29 मई को बैठक बुलाई, क्योंकि बीजेपी इसका पूरा फायदा उठा सकती है। उधर पायलट ने आंदोलन की स्थिति पर स्पष्ट अपना निर्णय नहीं दिया है, तो ऐसे में सब उनकी तरफ देख रहे हैं और उनकी चुप्पी बहुत ज़्यादा गंभीर तूफान की ओर इशारा कर रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि पायलट पार्टी के प्रस्ताव पर 9वीं बार राजी होते हैं या फिर गहलोत सरकार से आर या पार की लड़ाई जारी रखते हैं। फिलहाल तो उनकी खामोशी एक बड़े तूफान का संकेत दे रही है और इन दिनों तूफान जोरों शोरों पर आ रहे हैं, तो देखना है कि सियासी तूफान और ज्योग्राफिकल तूफान में से कौन सा तूफान खतरनाक साबित होता है। दिल्ली में पहलवानों के साथ किए गए पुलिस के दुर्व्यवहार के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भरतपुर में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के प्रतीकात्मक पुतलों का दहन किया। बिजलीगढ़ चौराहे पर यह प्रदर्शन किया गया। तो आपको बता दें कि दिल्ली में पहलवान पिछले 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला पहलवानों के साथ हुए यौन शोषण के मामले को लेकर कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह को बर्खास्त करने की मांग है, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी है। उल्टा उनको जंतर मंतर से पुलिस ने धक्के देकर बाहर निकाला है। इसी को लेकर भरतपुर में यूथ कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया है। यूथ कांग्रेस भरतपुर के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर नवीन संसद भवन के उद्घाटन समारोह कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस विश्व पटल पर देश का नाम रोशन करने वाली हमारी पहलवान बेटियों के साथ बर्बरता वाला व्यवहार कर रही है, जो कि सरासर निंदनीय है। उन्होंने चेतावनी दी है कि देश की बेटियों के साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो देश की सड़कों पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। इसी को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर के बिजलीगढ़ चौराहे पर केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी फूंका गया। प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के साथ ही NSUI के जिला अध्यक्ष मन्नो गुर्जर सहित काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उसी के तहत अलग अलग लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। जयपुर में मीडिया संवाद करते हुए मंत्री पीयूष गोयल ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की है। बतौर मुख्य अतिथि पीयूष गोयल ने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यों के बारे में बातें बताई। केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि जनता ने 9 साल पहले जो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार चुनी थी वह उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरी है। पीएम मोदी ने बिना रुके 24 घंटे जनता के हितों को लेकर काम किया है। उन्होंने कहा कि पीएम ने इसी सोच के साथ काम किया है कि 140 करोड़ नागरिकों तक सरकार की प्रत्येक योजना का लाभ पहुंचे। बीजेपी सरकार ने 3D का संकल्प लेकर निरंतर दिशा में काम किया है। यही वजह है कि आज विश्व पटल पर भारत अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है और हर देशवासी प्रधानमंत्री मोदी पर गर्व करता है। हम देश को विश्वास दिलाते हैं कि इसी सेवा भाव से आगे करते हैं हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और युवा लोकतंत्र को नई उम्मीदों के साथ बुलंदियों पर ले जाएंगे। देश ने 9 सालों में देख लिया है कि शोषित और वंचित तबके को हर हाल में उसका हक मिला है। अपराधियों और माफिया की दुर्दशा हुई है। वही बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने केंद्र के 9 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन संकल्प के साथ गरीबों और वंचितों को समाज में सम्मान सुरक्षा दिलाने का वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरा किया। मोदी सरकार के विजन के बारे में उन्होंने बताते हुए कहा कि 9 साल के रिपोर्ट कार्ड की विभिन्न उपलब्धियों पर प्रस्तुतिकरण भी दिया। मीडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, पीएम मोदी के 9 सालों के ऐतिहासिक कालखंड में सीमा सुरक्षा के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई अच्छे प्रस्ताव लिए गए और इकोनॉमी बेहतर हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंच रही है। केंद्र सरकार की इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राजस्थान जैसे सुदूर इलाके में बैठा गरीब और वंचित तबका भी ले रहा है। उन्होंने कहा है कि जनधन खातों के माध्यम से गरीब और किसान के खाते में सीधा पैसा पहुंच रहा है। मोदी सरकार के 9 साल हर वर्ग के सर्वांगीण विकास को समर्पित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का प्रधान सेवक रहते हुए जन कल्याण को अपना ध्येय माना है और भारतीयों के उत्थान का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर ने एक बार फिर सीएम गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और खानन मंत्री प्रमोद जैन भाया पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सीएम गहलोत और मंत्री प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा को गिरफ्तार करने की मांग की है। दिलावर ने बताया कि उड़ीसा हाईकोर्ट का आदेश है कि आधार कार्ड के अभाव में देश में मिलने वाली सुविधाओं को बंद नहीं किया जा सकता है, जबकि राजस्थान में महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर लोगों की सुविधाएं बंद हो रही है। दिलावर ने कहा कि राहत नहीं आफत कैंप है, इसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस के सांगोद विधायक और पूर्व मंत्री भरत सिंह कभी कभी सही बोलते हैं। उन्होंने कई बार पत्र लिखकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हाल ही में 12 जिले में सर्वधर्म का 2222 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ था। इस पर दिलावर ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर इतने पैसे से ये विवाह आयोजन हुआ, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन ये पैसा आया कहां से, किस माध्यम से आया, इसकी जांच होनी चाहिए। इतने बड़े आयोजन में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और इसमें मुख्यमंत्री भी आशीर्वाद समारोह में शामिल रहे।
यदि मेरे आरोप गलत है तो मुझे सलाखों के पीछे डाल दो। मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा ने पीएम मोदी को जान से मारने की साजिश के तहत बयान दिया था। कोटा की एक अदालत में मामला विचाराधीन है। इसके साथ ही वे प्रदेश के सीएम के साथ भी घूम रहे हैं और उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। इससे लगता है कि सीएम गहलोत भी इस साजिश में शामिल है। रंधावा और उनके साथ रहने वालों पर गहन निगरानी रखनी चाहिए। इस मामले में पूरी पूछताछ होनी चाहिए। वही इस मामले में कोटा शहर जिला कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विजय सोनी का कहना है कि दिलावर द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार सबसे प्रभावशाली कार्रवाई कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार अपराधियों की धरपकड़ कर रही है, अफसरों को अंदर डाल रही है। आरोप का क्या है वो तो लगाते रहिए, लेकिन आरोप को सिद्ध करना चाहिए। देश में गहलोत सरकार नंबर 1 है। प्रदेश में लोगों को उनकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और दूसरे राज्य वाले और देश वाले भी उनकी योजनाओं को स्टडी कर रहे हैं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने इस साल चुनावी साल में बुजुर्ग लोगों के लिए तीर्थ यात्रा का पिटारा खोल दिया है। पिछले साल की तुलना में इस साल सरकार दुगने सीनियर सिटीजन को तीर्थ यात्रा करवाने जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले 40,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। इसके लिए उन्हें अब अक्टूबर सितंबर का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। संभावना है कि 14 और 15 जून से यात्रा की शुरुआत हो सकती है। गहलोत सरकार की कोशिश है कि चुनावी आचार संहिता लगने से पहले सभी वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवा दी जाए। इससे पहले पिछले साल में अक्टूबर-नवंबर में यात्रा शुरू हुई थी, जो दिसंबर तक चली थी। उस समय 20,000 लोगों को यात्रा करवाई गई थी। इस बार देवस्थान विभाग वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में 2022 में जिन लोगों को मौका नहीं मिला, उन बचे हुए अयोध्यकों में से ही लॉटरी निकाली गई और उनकी संख्या दोगुनी कर दी गई है। यानी पिछले साल 20,000 लोग बुजुर्ग यात्री तीर्थ यात्रा पर गए, तो इस बार 40,000 जाएंगे। 40,000 में से 4,000 तो हवाई जहाज से जाएंगे और 36,000 ट्रेन के जरिए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिक यात्रा 2023 में सबसे ज्यादा यात्री जयपुर से 3864 यात्री हैं। इनमें 386 यात्री हवाई जहाज से, जबकि 3,478 यात्री रेल से होंगे। दूसरे नंबर पर जोधपुर है, जहां के 2150 यात्रियों को इस दर्शन कराया जाएगा। हवाई यात्रा के तहत नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की मंत्री शकुंतला रावत ने बताया है कि इस बार नए अपडेट जोड़े गए हैं। यानी तीर्थ स्थल यात्रा में कुछ नए तीर्थ स्थल भी जोड़े गए हैं। रेल यात्रा में रामेश्वरम, मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, द्वारकापुरी, सोमनाथ, वैष्णो देवी, अमृतसर, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, सम्मेत शिखर, पावापुरा, वेदनाथ, उज्जैन, ओकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, बिहार शरीफ, वेलंकनी, चर्च, तमिलनाडु सहित सारे तीर्थ शामिल है। इस साल गहलोत सरकार के देवस्थान विभाग ने अयोध्या के समेत शिखर, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड, ओकानेश्वर, तंकबरेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र को भी जोड़ा है। कुल मिलाकर गहलोत सरकार इस बार बुजुर्ग यात्रियों का वोट बटोरने के लिए जल्द ही इन्हें हज यात्रा का मुफ्त स्वाद चखाने वाली है।